सुहेल साहब को मुबारकबाद दूंगा कि इस मुश्किल दौर में भी उन्हें ये पता है कि लफ्जों की ताकत क्या है, अखबार की ताकत क्या है, और सब कुछ झेल कर भी गुजरात टुडे को उन्होंने जिंदा रखा है। आंधियों के इरादे तो अच्छे न थे, ये दिया कैसे जलता हुआ रह गया। 232 लोग लोकसभा में और तकरीबन 98 लोग राज्यसभा में इस बिल के खिलाफ खड़े होते हैं, वोट देते हैं और पुरजोर तरीके से इसकी मजम्मत करते हैं, मुखालफत करते हैं। सिर्फ 50-56 वोट का फर्क था, उसमें से 50% वोट इधर आ जाए, यानी कि 26, 27, 28 वोट इधर आ जाए तो न हुकूमत बचती न बिल बचता। भाजपा ने, आरएसएस ने आपको अलग थलग करने के लिए आपके समाज में भी ऐसे लोग छोड़े जो खड़े होकर के सेकुलर फोर्सेस को बुरा भला कहते रहे और ये कहते रहे कि क्या सेकुलरिज्म का बोझ उठाना हमारे ही कंधों के लिए है। यही एक ताना जो पूरे मुल्क में दिया गया और उससे हमारे नई नस्ल जो है उसके दिलो दिमाग में सोशल मीडिया के जरिए ये चीजें डाली भी गई। तो सेकुलरिज्म का बोझ मत मानिए, सेकुलरिज्म बोझ नहीं है। सेकुलरिज्म एक ऐसी खूबसूरत चीज है जिसको बचाने की जिम्मेदारी अगर हमारे कंधों पे डाली गई है तो आप ये मान के चलें कि आपके कंधे ज्यादा मजबूत हैं, इसलिए आपके कंधे पे इस बोझ को उठाने की जिम्मेदारी डाली गई है और हमें बचाना है और हमें आगे रह के लड़ना है। हम और नासिर भाई राज्यसभा में मौजूद थे, हम लड़ रहे थे, सामने पूरी ताकत बैठी हुई थी, लेकिन मैं डरा नहीं, मैं झुका नहीं, कहीं छुप छुपा के खड़ा नहीं। मैं डरा नहीं, मैं झुका नहीं, कहीं छुप छुपा के खड़ा नहीं। जो डटे हुए हैं महाज पर, मुझे उन सफों में तलाश कर। हम लोग उनकी आंख से आंख मिला करके बोल रहे थे, नासिर भाई भी बोल रहे थे, हम भी बोल रहे थे, बाकी पूरा अपोजिशन बोल रहा था। और आपको यकीन दिलाता हूं कि जो लहजा हमारा था उससे कम तर लहजा हमारे हिंदू भाइयों का नहीं था जो इस बिल के अपोजिशन में बोल रहे थे। इसलिए आपको इस खूबसूरत फैब्रिक को समझना पड़ेगा। भाजपा यही चाहती है कि आप अलग थलग हो जाएं और बहुत हद तक कुछ चीजों में वो कामयाब भी रहे। एक प्रोफेसर है दिल्ली में, एक दिन उनके साथ बैठा था, ऐसे डिस्कशन हो रहा था, तो उन्होंने कहा कि आपकी कम्युनिटी की प्रॉब्लम आपको पता है? तो मैंने कहा बताइए। उन्होंने कहा बाकी कौमें जो है वो अपना लीडर चुनती हैं, उसको सपोर्ट देती हैं, हर तरह का सपोर्ट देती हैं और फिर जब उसे चुन लेती हैं, किसी इक्तदार पे बिठा देती हैं तो उसके हिसाब से चलती हैं। और आपकी कौम की प्रॉब्लम यह है कि आपकी कौम एक नेता चुनती है, नेता चुनने के बाद ये चाहती है कि नेता हमारे हिसाब से चले, नहीं चलेगा तो उसको बदल देंगे और अपनी पूरी एनर्जी उसको बदलने में लगाते हैं। कोई एक महात्मा गांधी उठ खड़ा होता है तो अंग्रेजों की पूरी हुकूमत को वापस लौट के जाना पड़ता है। तो अपना दिल बड़ा रखिए। हार तब होती है जब मान लिया जाता है, जीत तब होती है जब ठान लिया जाता है। आप सिर्फ एक चीज सोचिए कि मौजूदा हुकूमत की नाकामयाबियां, मौजूदा हुकूमत का एंटी अवाम जो काम है, इस सब के बीच में सिर्फ मीडिया हट जाए तो क्या ये सरकार 1 साल भी टिक पाएगी? बिल्कुल। तो आप सोचिए ना कि मीडिया का रोल कितना बड़ा है, टीवी चैनल्स का रोल कितना बड़ा है, अखबारों का रोल कितना बड़ा है। तो उस रोल को पहचानिए। आप देख रहे हैं देश लाइव, देश की आवाज। बहुत शुक्रिया आप सभी साथियों का और खुसूसी तौर पर गयासुद्दीन शेख साहब का और इमरान खेड़ावाला साहब का, जिन्होंने इस अधिवेशन के दौरान एक ऐसी शाम जुटाने की कोशिश की जहां सहाफत पर और कौम के मौजूदा हालात पे थोड़ा तबसरा हो सके। सुहेल साहब को मुबारकबाद दूंगा कि इस मुश्किल दौर में भी उन्हें ये पता है कि लफ्जों की ताकत क्या है, अखबार की ताकत क्या है, और सब कुछ झेल कर भी गुजरात टुडे को उन्होंने जिंदा रखा है। आंधियों के इरादे तो अच्छे न थे, ये दिया कैसे जलता हुआ रह गया। ये सोचने वाली बात है और इसके लिए पूरी टीम बहुत मुबारकबाद की मुस्तहिक है। आप सब ज्यादातर इसमें सहाफी हैं या फिर इस शहर के तमाम इंटेलेक्चुअल बैठे हुए हैं, अदबी लोग बैठे हुए हैं। सलमान खुर्शीद साहब की मौजूदगी, राज्यसभा में हमारे बड़े सैयद नासिर हुसैन साहब, हमारे पूर्व लोकसभा सांसद भाई दानिश साहब और गुजरात शहर के तमाम साथियों। बातचीत क्या की जाए, सलमान भाई ने बहुत तफसील से आपसे गुफ्तगू की और तमाम जो
टॉपिक थे उन पर दिल खोल करके बात की। यकीनन हम एक मुश्किल दौर में जी रहे हैं, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। आज हम जिस मुश्किल वक्त में जी रहे हैं इसको तो आपने 20 साल पहले झेल लिया है, इसलिए मैं आपकी जिंदादिली को भी सलाम करता हूं। और आप अगर खड़े हैं, आप अगर डटे हैं, आप अगर बचे हैं, तो आप हमारे लिए बहुत बड़ा इंस्पिरेशन है कि हिंदुस्तान के किसी भी सूबे का, किसी भी शहर का जिंदा दिल इंसान, अमन पसंद इंसान, जमहूरियत पर यकीन रखने वाला इंसान जब भी कभी मायूस होगा, जरा सा उसका जहन इस तरफ जाएगा कि नहीं हम कहां और किस दौर में जी रहे हैं, तो वो एक बार जब पलट के अहमदाबाद और गुजरात की तरफ देखेगा तो उसे ये महसूस होगा कि नहीं, हमसे ज्यादा बहादुर लोग इस हिंदुस्तान में मौजूद हैं जो जालिम हुक्मरानों के सामने पिछले 20-25 साल से हर तरह की परेशानियां झेल करके भी खड़े हैं, डटे हैं। तो आप सबको सलाम करता हूं। और हालात जो आए हैं, हुकूमत जिस तरह से कानूनी तौर पर परेशान करने की जद्दोजहद कर रही है, उससे हम सारे दो चार हैं और आपको ये यकीन भी दिलाते हैं और आपके सामने दिल खोल के ये कहते भी हैं कि ये सच है कि हम पार्लियामेंट में बहुत मुट्ठी भर लोग हैं, लेकिन ये भी सच है कि उम्मीद की एक बड़ी किरण ये है कि जब पार्लियामेंट में 2 दर्जन से ज्यादा मुस्लिम एमपीज नहीं है, ऐसे वक्त में भी 232 लोग लोकसभा में और तकरीबन 98 लोग राज्यसभा में इस बिल के खिलाफ खड़े होते हैं, वोट देते हैं और पुरजोर तरीके से इसकी मजम्मत करते हैं, मुखालफत करते हैं। सिर्फ 50-56 वोट का फर्क था, उसमें से 50% वोट इधर आ जाए, यानी कि मतलब 26, 27, 28 वोट इधर आ जाए तो न हुकूमत बचती न बिल बचता। तो ऐसा नहीं है कि सारी चीजें एक तरफा हो गई हैं। और यहां गुजरात टुडे के ऑफिस में खड़ा होकर के एक बात और आपको बताता हूं। मैं अक्सर, जब मैं पॉलिटिक्स में नहीं था, मतलब पॉलिटिक्स में 2019 में आया, उससे पहले मैं हिंदुस्तान भर में हर प्लेटफॉर्म पे ये बात कहता था कि भाजपा ने, आरएसएस ने आपको अलग थलग करने के लिए आपके समाज में भी ऐसे लोग छोड़े जो खड़े होकर के सेकुलर फोर्सेस को बुरा भला कहते रहे और ये कहते रहे कि क्या सेकुलरिज्म का बोझ उठाना हमारे ही कंधों के लिए है। यही एक ताना जो पूरे मुल्क में दिया गया और उससे हमारे नई नस्ल जो है उसके दिलो दिमाग में सोशल मीडिया के जरिए ये चीजें डाली भी गई। तो सेकुलरिज्म का बोझ मत मानिए, सेकुलरिज्म बोझ नहीं है। सेकुलरिज्म एक ऐसी खूबसूरत चीज है जिसको बचाने की जिम्मेदारी अगर हमारे कंधों पे डाली गई है तो आप ये मान के चलें कि आपके कंधे ज्यादा मजबूत हैं, इसलिए आपके कंधे पे इस बोझ को उठाने की जिम्मेदारी डाली गई है और हमें बचाना है और हमें आगे रह के लड़ना है। मुझे वो दिन याद है कि जब लोकसभा में यह बिल पेश किया गया, पूरा दिन डिस्कशन चलता रहा और रात के 2 बजे जब हम टीवी देख रहे थे तो हम ये देख रहे थे कि राहुल गांधी अगली सफ में बैठे हैं, पूरा अपोजिशन बैठा हुआ है और वो सारे लोग लड़ रहे हैं। उसके बाद जब अगले दिन राज्यसभा में यह बिल आया तो हम और नासिर भाई राज्यसभा में मौजूद थे, हम लड़ रहे थे, सामने पूरी ताकत बैठी हुई थी, लेकिन मैं डरा नहीं, मैं झुका नहीं, कहीं छुप छुपा के खड़ा नहीं। मैं डरा नहीं, मैं झुका नहीं, कहीं छुप छुपा के खड़ा नहीं। जो डटे हुए हैं महाज पर, मुझे उन सफों में तलाश कर। हम लोग उनकी आंख से आंख मिला करके बोल रहे थे, नासिर भाई भी बोल रहे थे, हम भी बोल रहे थे, बाकी पूरा अपोजिशन बोल रहा था। और आपको यकीन दिलाता हूं कि जो लहजा हमारा था उससे कम तर लहजा हमारे हिंदू भाइयों का नहीं था जो इस बिल के अपोजिशन में बोल रहे थे। इसलिए आपको इस खूबसूरत फैब्रिक को समझना पड़ेगा। भाजपा यही चाहती है कि आप अलग थलग हो जाएं और बहुत हद तक कुछ चीजों में वो कामयाब भी रहे, लेकिन उस फैब्रिक को फिर से एकजुट करने के लिए, उस धागे को फिर से जोड़ने के लिए राहुल गांधी जी ने जो मेहनत की है 4000 किलोमीटर चल करके कन्याकुमारी से कश्मीर तक, बस एक नारा, नफरत छोड़ो भारत जोड़ो। इस दौर में कितना मुश्किल है। मैं गांधी की सरजमीन पे खड़ा हूं। आप तसव्वुर करिए ना कि एक इंसान 4000 किलोमीटर पैदल चलता है, 4000 किलोमीटर। अपने आप में वो तारीख में दर्ज होने वाली बात थी। और नारा क्या है? नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलनी है। तो हमें भी इस बात को समझना पड़ेगा कि वो कोशिश एक बार फिर से, हमारी पूरी कम्युनिटी को कहीं ना कहीं रिफॉर्म की भी जरूरत है। मैं थोड़ी सी कड़वी बात कह रहा हूं। जब सामने वालों ने लड़ाई के नए नए हथियार इंट्रोड्यूस किए हैं तो हमें भी अपने लड़ने का तौर तरीका तो बदलना पड़ेगा, बदलना पड़ेगा। जब तक नहीं बदलेंगे आप लड़ाई हारते रहेंगे। इसलिए
बहुत समझदारी के साथ हर शहर में सहाफत से जुड़े हुए लोग, पढ़े लिखे लोग आगे आए। मुझसे कभी किसी ने एक बहुत अच्छी बात कही थी, एक प्रोफेसर है दिल्ली में, एक दिन मैं उनके साथ बैठा था, ऐसे डिस्कशन हो रहा था, तो उन्होंने कहा कि आपकी कम्युनिटी की प्रॉब्लम आपको पता है? तो मैंने कहा बताइए। उन्होंने कहा बाकी कौमें जो है वो अपना लीडर चुनती हैं, उसको सपोर्ट देती हैं, हर तरह का सपोर्ट देती हैं, और फिर जब उसे चुन लेती हैं, किसी इक्तदार पे बिठा देती हैं, तो उसके हिसाब से चलती हैं। और आपकी कौम की प्रॉब्लम यह है कि आपकी कौम एक नेता चुनती है, नेता चुनने के बाद ये चाहती है कि नेता हमारे हिसाब से चले, नहीं चलेगा तो उसको बदल देंगे और अपनी पूरी एनर्जी उसको बदलने में लगाते हैं। हम काम लेना नहीं जानते। अच्छी बात। कोई भी मां के पेट से सीख के नहीं आता। जब मैं पार्लियामेंट में आया तो मैंने एक वक्फ पर ही एक सेमिनार था, मैंने उसमें एक बात कही थी कि भाई मेरा कोई लेना देना नहीं है, मैं इस तरह के किसी कमेटी में नहीं रहा, या फिर वक्फ की प्रॉपर्टीज और इन सब किसी भी कमेटी में नहीं रहा। मुझे बहुत सारी चीजें पता नहीं है, मैं नया हूं, नौजवान हूं। अब एक जगह पहुंच गया हूं, वहां पहुंच गया हूं जहां से आपके फैसले हो रहे हैं, कानून बन रहे हैं। तो अब इस हमारी कौम के जो जिम्मेदारान हैं, जो अदबी लोग हैं, जो मुहज्जब लोग हैं, जो जिम्मेदारान हैं, उनका फर्ज बनता है कि ऐसे तमाम लोगों को आइडेंटिफाई करिए जो आपकी लड़ाई लड़ सकते हैं, नौजवान हैं, जिनके कंधे भी मजबूत हैं। आप उन पर एक बार भरोसा जता करके देखिए। अगर उस वक्त हम आपको कहीं डिच करें, हम आपको मायूस करें, तब हमारी गलती है। तो मैं आपको ये कह रहा हूं और आपसे गुजारिश भी कर रहा हूं कि जो हाकिम है वो इतना भी जालिम नहीं है जितना फिरौन था, और आप उतने भी मजलूम नहीं है जितनी मूसा की उम्मत थी। तो लड़िए, लड़ेंगे, और ये लड़ाई अगर हमने सलीके से लड़ी, इस देश के सेकुलर फैब्रिक को आगे रख करके लड़ी, तो जीतेंगे इंशाअल्लाह। इससे पहले जो 50 साल, 100 साल, 200 साल, 300 साल जो हुकूमत करते थे ना, उन्होंने बड़े जुल्म किए होंगे, लेकिन ये जो 20 साल 25 साल का पॉलिटिकल दौर होता है ना, ये तारीख का एक पन्ना पलटिए तो आधे पन्ने में सिमट के रह जाता है। तो ऐसा नहीं है कि सब खत्म हो जाएगा। कोई एक महात्मा गांधी उठ खड़ा होता है तो अंग्रेजों की पूरी हुकूमत को वापस लौट के जाना पड़ता है। तो अपना दिल बड़ा रखिए। हार तब होती है जब मान लिया जाता है, जीत तब होती है जब ठान लिया जाता है। तो हम लोग लड़ेंगे। और एक बात और, एक नैरेटिव बदलिए। हमने मतलब आप ये समझिए कि जब से सोशल मीडिया आया है, आपकी कही गई बातों को कहां किस तरह पेश किया जा रहा है, आपको एक कदम थोड़ा आगे चलना पड़ेगा। इस देश में तकरीबन 353 मिलियन लोग हैं, 353 मिलियन लोग हैं जो फेसबुक यूज करते हैं, 476 मिलियन लोग हैं जो यूट्यूब यूज करते हैं, तकरीबन 450 मिलियन लोग हैं जो इंस्टाग्राम यूज करते हैं, सिर्फ 23 मिलियन लोग हैं जो ट्विटर यूज करते हैं, लेकिन 560 मिलियन लोग हैं जो व्हाट्सएप यूज करते हैं। आप यहां कौन सी बात कह रहे हैं और उस बात को अगले 1 मिनट बाद हिंदुस्तान के किस शहर में क्या बता करके पेश किया जा रहा है। जब भी बोलने के लिए खड़े हों तो ये सोच के खड़े हों कि आप जो बोल रहे हैं वो इस वक्त मुर्शिदाबाद में क्या बता करके, जामनगर में क्या बता करके और उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में क्या बता करके दुनिया के सामने रखा जाएगा, और उसका असर क्या होगा, ये सोच के तो बोलना पड़ेगा। अगर नहीं सोचेंगे तो फिर वो आपके कही गई बातों का, हालात का, विजुअल का कैसा फायदा उठाएंगे आप सोच भी नहीं सकते। तो इसलिए इतना शार्प तो हम सारे लोगों को होना पड़ेगा, तभी आप इस लड़ाई को लड़ पाओगे। और कोई भी पॉलिटिकल पार्टी, उसे ये मत कहो कि वो आपकी कौम के साथ खड़ी है, आप ये कहो कि वो संविधान के साथ खड़ी है। बिल्कुल ठप्पा मत लगाओ कि नहीं वो तो हमारी कौम के साथ खड़े। नहीं, मैं नहीं मानता। मैं ये मानता हूं कि वो आईन के साथ खड़े हैं, वो जमहूरियत के साथ खड़े हैं, और हम उस जमहूरियत का एक हिस्सा हैं, हम उस आईन का एक हिस्सा हैं। प्राउड होकर के, बहुत गर्व के साथ कहिए कि हम हिंदुस्तान के बेटे हैं, हम हिंदुस्तान के नागरिक हैं, और यहां हमारा उतना ही हक है जितना किसी और का है। हो सकता है बार बार आपको ये
ये एहसास दिलाया जाए कि आप दोयम दर्जे के शहरी हैं, दिलाया जाएगा। दलितों को तो पिछले कई हजार सालों से दिलाया जा रहा है, लेकिन वो लड़ रहे हैं ना, मतलब लड़ रहे हैं। मैं एप्रिसिएट करता हूं ओबीसी को कितना हाशिए पे रखा गया, लेकिन एक पॉलिटिकल दौर आता है। मेरा मानना है कि दुनिया के हर देश में राइट विंग पॉलिटिक्स का टाइम आता है कि उभार है, वो उभार धीरे धीरे खत्म होगा। जिस चीज में भी उभार होता है उसका एक दिन कहीं ना कहीं डाउनफॉल होना ही होना है, ये सच्चाई है। तो इसलिए मेरी आप सबसे गुजारिश है कि बिल्कुल मायूसी कुफ्र है, मायूसी के इर्द गिर्द भी मत जाइए, मायूस मत होइए। हम सब लड़ रहे हैं, हमें जो रोल खुदा ने हमारे हिस्से में दिया है, हमारी पॉलिटिकल पार्टी ने हमारे हिस्से में जो दिया है, ये दबदबा, ये शोहरतें, ये नशे दौलत किराएदार हैं, सब घर बदलते रहते हैं। कल कोई और अपनी इस लड़ाई को लड़ रहा था, आज हम इस लड़ाई को लड़ रहे हैं। कल कोई हमारी जगह और होगा, नासिर भाई की जगह कोई और होगा, दानिश भाई की जगह कोई और होगा। हम सब उस लड़ाई को लड़ते रहें और जहां बन पड़े अपने लोगों को, समझदार लोगों को किस तरह से पॉलिटिकली फ्रंट पे रख करके उनका सपोर्ट कर सकते हैं, ये सोचते रहें। पार्लियामेंट में बिल पास हो गया है, अभी तो न जाने कितने और बिल आएंगे। मैं जब पार्लियामेंट में आया तो मैंने देखा कि कई बार प्राइवेट मेंबर बिल के जरिए वक्फ रिपील एक्ट, पॉपुलेशन कंट्रोल बिल और इस तरह के जो बिल है ना, जो उनकी प्लानिंग का हिस्सा है, वो पहले प्राइवेट मेंबर बिल के जरिए लाते हैं, फिर उस पे बैकफुट पे जाते हैं, फिर उसके बाद कुछ दिन बाद उसको फिर से प्रॉपर गवर्नमेंट के जरिए इंट्रोड्यूस करते हैं। तो हम उस चीज को देख रहे हैं, तो तैयार रहिए, अभी ऐसे कई सारे बिल आएंगे। लेकिन राहत का एक शेर है कि लाल नीले कई रंगों के अलम आएंगे और आखिर में यही होगा कि हम आएंगे। तो ऐसा नहीं है कि हालात बदलेंगे, बिल्कुल बदलेंगे, बिल्कुल मायूस नहीं होना है। और गुजरात टुडे को एक बार फिर से मुबारकबाद कि इस अधिवेशन के दौरान आपने गांधी की सरजमीन पे, सरदार वल्लभ भाई पटेल की सरजमीन पे हम सारे लोगों को आवाज दी। और एक बड़ी मुकद्दस जगह है ये शाह आलम। मुझे याद है, मैं बहुत छोटा था 2002 में, और उस वक्त हमने एक असगर वजाहत की एक कहानी पढ़ी थी, शाह आलम कैंप की रूहें। तो उस कहानी से मैंने शाह आलम जगह को पहली बार जाना था, और वो उसी दंगे से रिलेटेड जो लोग यहाँ पे शरण लिए थे, जो लोग यहाँ रह रहे थे, उनकी कहानी थी। तब से मैं इस इलाके को जानता रहा हूं। और आज फिर से गयास भाई का, इमरान भाई का एक बार फिर से शुक्रिया, और सुहेल साहब का शुक्रिया। अखबार चलाते रहिए, और ये बहुत बड़ी ताकत है। आप सिर्फ एक चीज सोचिए कि मौजूदा हुकूमत की नाकामयाबियां, मौजूदा हुकूमत का एंटी अवाम जो काम है, इस सब के बीच में सिर्फ मीडिया हट जाए तो क्या ये सरकार एक भी भी टिक पाएगी? बिल्कुल नहीं। तो आप सोचिए ना कि मीडिया का रोल कितना बड़ा है, टीवी चैनल्स का रोल कितना बड़ा है, अखबारों का रोल कितना बड़ा है। तो उस रोल को पहचानिए, और जो हथियार, जिन हथियारों को आप अपने वक्त पे धार नहीं दे पाए थे, मजबूत नहीं कर पाए थे, वो कैसे मजबूत हो सकते हैं, इसके बारे में सोचिए। हर शहर में, हर छोटी छोटी जगह में एक गुजरात टुडे कैसा खड़ा हो सकता है। उसका नाम कोई और हो सकता है तो हो, लेकिन वो कैसे खड़ा हो, ये हम सब तमाम दानिश्वरों को सोचना पड़ेगा। और मैं आपका छोटा भाई हूं, आपका बेटा हूं। पहले बतौर शायर जो जिम्मेदारी खुदा ने मेरे कलम में दी, मैं उसको निभाता रहा। अब खुदा ने एक प्लेटफॉर्म दिया कि देश की पार्लियामेंट में बैठूं, तो कोशिश कर रहा हूं कि वहां भी आपको कभी भी मायूस ना करूं, और जब भी जरूरत पड़ेगी ये यकीन दिलाता हूं कि इंशाल्लाह एक लम्हे के लिए भी ये कभी नहीं सोचूंगा कि क्या नफा होगा, क्या नुकसान होगा। जो हक बात है वो उनकी आंख से आंख मिला करके बोलूंगा। बदन में जो भी लहू है तेरी अमानत है, बदन में जो भी लहू है तेरी अमानत है, जहां जहां हो जरूरत वसूल कर लेना। बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत। देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं।